भत्ते की पर्चियां दी गई हैं, हसासदारों को भी तफसीलात दी गई हैं, लेकिन नाम कोई नहीं बता रहा कि भाई भत्ता ले कौन रहा है। ईरान से फोन आता है, कोई ये नहीं बताता कि ईरान में बैठा कौन है। सारे आशीर्वाद जो दे करके उनको यहाँ चला रहे हैं वो तो यहाँ पे है ना। बिलावल साहब के मंसूबों की वजह से दुनिया में लियारी जाना जा रहा है। अब मेयर साहब अगर हकीकी मेयर होते तो उनको पता होता कि उनकी बदनामी हो रही है, उनको जाना नहीं जा रहा है। जहर बलोच को उस वक्त पकड़ा गया कि जिस वक्त उसको पकड़ा जाना था, उससे पहले वो नहीं पकड़ा गया। ये उजैर बलोच वो है जिसने मेरी प्लेट में सालन डालते हुए 60 आदमियों के कत्ल का मुझसे एतराफ किया था। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्चियां भेजते हैं और मुख्तलिफ नामों पे भत्ता इकट्ठा करते हैं। कि आखिर में भत्ता पहुंचता एक ही जगह होगा, जो आप भी जानते हैं और मुस्कुरा रहे हैं और मुझे भी पता है। क्या सिंध हुकूमत ने कोई कार्रवाई शुरू की है? भत्ता लिया जा रहा है तो रेंजर्स क्या कर रही है? वो मिठाइयां बांट रही है कराची में। वसीउल्लाह लाखों भी अभी सर कमा के दे रहे हैं ना, कमाऊ पूत है बॉस। किसका कमाऊ पूता है? सर मैं इसी शहर में रहता हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। मेरे साथ हैं नूरुल आरफीन, कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम बहुत बेसिक तौर पे वहाँ देखते हैं। कराची में भत्ते की बड़ी दास्तानें हैं। ये भत्ता कौन ले रहा है? कुछ अरसा पहले कराची के जो थे सनतकार, उन्होंने आर्मी चीफ को शिकायत लगाई थी सिंध हुकूमत की। फिर बिलावल ने बहुत नाराजगी का इजहार किया था कि आपने क्यों शिकायत लगाई है, आप हमसे बात करते। फिर अब इस बार उन्होंने सिंध हुकूमत से बात की है, भत्ते की पर्चियां दी गई हैं, हसासदारों को भी तफसीलात दी गई हैं, लेकिन नाम कोई नहीं बता रहा कि भाई भत्ता ले कौन रहा है। लोग ये कहानी तो कह रहे हैं रेड वारंट नहीं है, ईरान से फोन आता है, कोई ये नहीं बताता कि ईरान में बैठा कौन है, नेटवर्क किसका है। चलो लंदन वालों का नेटवर्क है, एमक्यूएम का, पाकिस्तान का नेटवर्क है, पीपल्स पार्टी का नेटवर्क है, ईरान में किसका नेटवर्क है? ईरान में बैठा कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा है? इसी पर बात करने के लिए मैंने नूरुल आरफीन को आज दावत दी है। उम्मीद है ये कोई सही सही बात मेरे नाजरीन को बताएंगे इस भत्ते की कहानी की। अस्सलाम वालेकुम नूरुल आरफीन साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया, लेकिन पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि जराइम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खालिसतन एक शरीफ आदमी हूँ और करंट अफेयर्स की दुनिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये बताएं, ईरान कौन बैठा है? ईरान से जो कॉलें करता है भत्ता दे दो, वो कौन है जो ईरान बैठा है? सर ईरान में बैठने की तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे तकरीबन 2 साल पहले टेलीफोन आया और वो टेलीफोन ईरान के नंबर से आया था। मेरा ख्याल है शायद 45 सेकंड बात हुई थी और फोन रखने के बाद मुझे पता था कि ये फोन कहाँ से आया है। सिर्फ चेक किया जा रहा था कि मैं किसके साथ आजकल घूम रहा हूँ, किसके साथ मिल रहा हूँ, किसके साथ मेरे मामलात हैं। मतलब ईरान से फोन आने का मतलब ये नहीं कि फोन ईरान से आ रहा है, वो सब अरेंजमेंट तो यहाँ पे भी मौजूद है। ये सारे इतने जो खुल गए हैं, क्या नाम है, कंप्यूटर के सेटअप्स वगैरह। कल डीएचए में एक छापा मार करके और आज मेरी बेगम साहबा नाश्ते पे मुझे लतीफा सुना रही थी कि एक वो गैर कानूनी वो पकड़ा गया है फलाना हाउस। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा गैर कानूनी, उससे सेटिंग नहीं हो पाई होगी इसलिए वो गैर कानूनी डिक्लेयर हो गया। नहीं नहीं, जिससे कुछ सेटिंग हो लोग, जाती है वो कानूनी। नहीं देखे ना आप, बहुत सारे लोग, मतलब अब कुछ तो हम बैठे तो कराची से बहुत दूर हैं, लाहौर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वसीउल्लाह लाखू जो है इस वक्त भत्ते का नेटवर्क, तो वसीउल्लाह लाखू सबसे बड़ा कराची में चला रहा है और वो ईरान में बैठा है। जी जी जी, इत्तलात बिल्कुल इसी किस्म की है। लेकिन सर बात यह कि ये वसीउल्लाह लाखू नहीं हो, ये नूरुल आरफीन हो, ये मुजम्मिल जोरवर्दी हो, ये नाम के ऊपर ना जाइए। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, हम्म। काम से मतलब होता है। काम कौन कर रहा है इन दिनों? पहले किसी जमाने में रहमान कर रहा था, उस पे धुरिंदर फिल्म बना दी तो उसके ऊपर शोर मचा हुआ है कि जी ये हमें बदनाम करने की कोशिश है। उसके ऊपर मेयर साहब कहते हैं कि बिलावल साहब के मंसूबों की वजह से दुनिया में लियारी जाना जा रहा है। अब मेयर साहब अगर हकीकी मेयर होते तो उनको पता होता कि उनकी बदनामी हो रही है, उनको जाना नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, ये रहमान देखे ना, कहते हैं। वसीउल्लाह लाखू जो हैं ये उजैर बलोच के ग्रुप में थे। ये पहले तो एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज थे लियारी के। फिर ये एमक्यूएम को छोड़ के चले गए उनके पास पीपल्स अमन कमेटी में उजैर बलोच के साथ। और फिर उजैर जी बलोच के बाद ये ईरान चले गए और इस वक्त उजैर बलोच का ग्रुप वसीउल्लाह लाखू चला रहे हैं।
और ये इबाद वालों को भत्ते की कॉलें वसीउल्लाह लाखू का नेटवर्क कर रहा है। आप जी ये बिल्कुल, इत्तलात यही है, आप बिल्कुल फरमा रहे हो। यस, ऐसी ही इत्तलात हैं, लेकिन हुजूर वाला, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो एक इंडिविजुअल है ना, उसका सेटअप तो पूरा यहां से रन हो रहा है। चलिए मैं ये बात मान लेता हूं कि वो कॉल्स वहां से हो रही हैं, वो सारा सेटअप वहां से ऑपरेट हो रहा है, ये बात फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूं। लेकिन सर वो सारे आशीर्वाद जो दे करके उनको यहाँ चला रहे हैं, वो तो यहाँ पे है ना। ये नहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कि पर्चियां। वो बात आपकी ठीक है कि वसीउल्लाह लाखू का चूंकि पीपल्स अमन कमेटी से ताल्लुक रहा है, उसका पीपल्स पार्टी में नेटवर्क है, लोग कह रहे हैं कि उसको सिंध हुकूमत का आशीर्वाद है, और कह रहे हैं कि उसके रेड वारंट भी पीपल्स पार्टी ने रुकवाए हुए हैं कि वो ना जारी हों, इसलिए उसके रेड वारंट भी मोहसिन नकवी साहब जारी नहीं करते, क्योंकि वो ईवान सदर के करीब रहा है बला और ईवान वजीर आजम के करीब रहा है। लिहाजा वसीउल्लाह लाखू पीपल्स पार्टी की आश्रम में या पीपल्स पार्टी की पनाह में इस वक्त भत्ते का नेटवर्क चला रहा है। ठीक कह रहा हूं मैं? सर मतलब अब इसके बाद तो फुल स्टॉप ही लगाना रह गया, मैं लगा देता हूँ, ओके हो गया मैंने सर। गलत बात की है तो नूरुल आरफीन आप बता दें मैं गलत कह रहा हूं। नहीं सर, बिल्कुल इसी किस्म की इत्तलात है, इसमें कोई बिल्कुल कोई फैब्रिकेशन नहीं है, एज इट इज है। ठीक है ना? और वसीउल्लाह लाखू जो है बिल्कुल। वो इससे पहले उजैर भी ईरान गया था और ईरान से वापस आया। ये पीपल्स पार्टी वालों का एक ईरान में नेटवर्क मौजूद है, बलोचों का नेटवर्क ईरान में मौजूद है, और ये बलोच जो है ज्यादातर भाग के ईरान ही जाते हैं, और वसीउल्लाह लाखू भी ईरान ही गया है, और ये बलोच नेटवर्क का भत्ताखोरी है। मैं गलत बात कर रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। जी है? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सर यहाँ सवाल पैदा होता है ना। हम्म। आप जैसा सीनियर मोस्ट आदमी यहाँ स्टूडियो में बैठ करके ये सारी तफसीलात जारी कर रहा है, और हमारे नाजरीन इसको सुन भी रहे हैं, तो हम्म। सवाल यहाँ ये बनता है कि जिनका काम है ये सब रोकना, मतलब अब ईरान चले जाना ऐसा तो नहीं है कि खाला जी का बाड़ा है कि जिसमें मुंह उठा कर घुस जाओ। ईरान जाने के लिए कोई तकड़ करना पड़ता होगा, कहीं सफर करना पड़ता होगा, कहीं से गुजरना पड़ता होगा। तो क्या वो सारी जगह वो चरागाह मनुष्यों की, इसमें कोई भी चला जाता है और कोई भी आ जाता है? उजैर बलोच को, अगेन फिर वही वाली बात है, उजैर बलोच को उस वक्त पकड़ा गया कि जिस वक्त उसको पकड़ा जाना था, उससे पहले वो नहीं पकड़ा गया। इसी तरह से वसीउल्लाह लाखू भी उस वक्त तक नहीं पकड़ा जाएगा जब तक मामलात गड़बड़ेशन का शिकार नहीं होते। जब तक जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम हो रही है ना, तब तक ये सारा गेम चलता रहेगा। अब आप देखिए कितना खूबसूरत बल्कि पुरफरेब ड्रामा है कि उन्होंने आवाज लगाई आर्मी चीफ साहब को रेस्क्यू के लिए कराची के ताजिरों ने, और वहां से सुपरमैन बन के बल्कि टार्जन बन करके उनकी मदद के लिए आ गए वजीर आला सिंध। अब आप बताइए कि आदमी अपना सर कौन सी दीवार पे मारे? मतलब जिस सिंध हुकूमत से, जिस सिंध पुलिस की नाअहली से कराची के ताजिर जिस लोगों से तंग है, वही सरकार घूम फिर करके आ रही है और वो कह रही है कि अगर आप हमसे शिकायत करते तो हम इसके लिए कुछ करते हैं। वही नहीं वजीर आला बैठ करके हुक्म दे नहीं रहा नहीं है। पर अब ये भी तो है ना, वसीउल्लाह लाखू अकेला नहीं है। एक अहमद अली मक्सी भी हैं, एक जमील छांगा भी हैं, एक सदर जी। समद काठियावाड़ी भी हैं, और एक उजैर लाखू भी हैं। ये एक आदमी बता तो नहीं ले रहा ना, हर एक ने अपना छोटा छोटा नेटवर्क बनाया हुआ है, और हर एक जो है वो उस छोटे छोटे नेटवर्क के तहत अपनी अपनी भत्ते की पर्चियां बेच रहा है। मतलब वसीउल्लाह लाखू की पर्ची अलहदा है, अहमद अली मक्सी की पर्ची अलहदा है, जमील छांगा की पर्ची अलहदा है, समद काठियावाड़ी की पर्ची बिल्कुल। अलहदा है। तो ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्चियां भेजते हैं और मुख्तलिफ नामों पे भत्ता इकट्ठा करते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। कितनी खूबसूरत बात है कि आखिर में भत्ता पहुंचता एक ही जगह होगा, जो आप भी जानते हैं और मुस्कुरा रहे हैं और मुझे भी पता है और बाकी सबको भी पता है। अच्छा नहीं एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि ये भत्ता मांगा सिर्फ मेमन और उनसे जा रहा है, मेमन बरादरी से और उनसे मांगा जा रहा है, ये किसी सिंधी से भत्ता नहीं मांगते किसी, ये सिर्फ मेमन और उर्दू स्पीकिंग से भत्ता मांगते हैं, ये क्यों है? सर आप जितना गुल गुला के सवाल कर रहे हैं, मैं हंसने के अलावा मैं क्या कहूँ, मतलब आपने सारी बात ही सम अप कर दी, अब मैं क्या कहूँ? इससे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ये ट्रैप किसके लिए? ये सारी नहीं चीजें, ये इट्स एन ओपन सीक्रेट। इसमें कोई, इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। आधे नाम तो आज अखबार में पढ़ लिए मैंने।
तो अब रह क्या किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? पुलिस को करना क्या है? अब पुलिस को सिर्फ मोबाइल को स्टार्ट करना है और जाकर के लोगों को क्रैकडाउन करना है। लेकिन आप देखिए क्रैकडाउन में कौन लोग पकड़े जाएंगे? जो कल रात को किसी जगह बैठ के इन लोगों की मालिश कर रहे होंगे, जो जिसने इन लोगों के लिए टिक्का तैयार किया होगा, उन सबको गिरफ्तार करके जूते नहीं, मार पर के वो घर कह कर रहे देंगे। हैं और कि मॉडस ऑपरेंडी ये है कि इन्होंने अब छोटे छोटे 5-5 7-7 लोगों के ग्रुप बनाए हैं, वसीउल्लाह लाखू वगैरह ने, मक्सी ने, और हर एक को अलग टारगेट देते हैं कि तुम उससे पैसे ले लो, तुम उससे पैसे ले लो, तुम उस पर फायरिंग कर लो। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, ताकि अगर एक ग्रुप पकड़ा भी जाए तो दूसरा काम करता रहे। ये बात भी ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो यहाँ सीना मसीना मुंतकिल हो रही है सर, जो कुछ आप कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपकी बातों पे, ज्यादातर बातों में मुस्कुरा रहा हूँ। नहीं, मैं अगर गलत बात कह रहा हूं तो नूरुल आरफीन आप पर फर्ज है कि कहें कि मुजम्मिल सरवरदी आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जैसे ही आप कहीं इधर उधर जाएंगे, मैं आपको रोकूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान का इस भत्ताखोरी से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में लेते रहे हो, इस वक्त नहीं ले रहे। ये सबसे सबसे खूबसूरत सवाल आपने इतनी देर में किया। मैं यही सोच रहा था आप कब इस पे आएंगे। आ, आप देखिए, जिंदगी भी क्या क्या दिखाती है हमें। वो एमक्यूएम जो भत्ताखोरी के लिए मशहूर थी, जिसने गैर मुस्लिमों को फितरा देने से भी नहीं रोका, जिसने उनसे भी चमड़ी खींच ली फितरे की, जिसने जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे कुर्बानी के जानवर नहीं बख्शे, जिसने कराची के शहरियों को एक एक दिन में 100-100 बोरीबंद लाशें अता की, जो ड्रिल करते हुए नहीं हिचकिचाती थी, जिसने अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए कभी कोई जो है वो रुकावट नहीं देखी। आज उस एमक्यूएम को मैं जब रोते देखता हूं, भत्ताखोरी पे मजम्मत करते देखता हूं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी मरम्मत करूं। लेकिन सर बात यह कि इनकी मरम्मत भी करना बेकार है, क्योंकि ये एमक्यूएम नहीं है। ये एमक्यूएम का सिर्फ भूत है। ये पीएसपी का एक रिफाइंड वर्जन है, जो इस वक्त हुकूमत चलवाने के काम आ रहा है। जिस तरह से पिछले अदवार में हुकूमत चलवाने के काम आती थी एमक्यूएम, आज वही, कभी वो नफीस लोग होते थे, आपको याद होगा, कभी जो है वो उनको कुछ और नाम दे दिया जाता था। अब उनको यहां से नाम बदल करके पीएसपी के रिफाइंड वर्जन को एमक्यूएम पाकिस्तान का नाम दे दिया गया है। और अब वो अपनी साबका रिवायतों से इख्तिलाफ करते हैं, बल्कि उस पर इजहार मजम्मत करते हुए भी नजर आते हैं, नहीं जैसे पर कि ये भत्ताखोरी। नहीं पर छोड़े वो बात अपनी जगह। इस वक्त कराची में जो भर्ताखोरी हो रही है उसमें एमक्यूएम का हाथ नहीं, ये बात ठीक है। सर एमक्यूएम अभी दीगर चक्करों में लगी हुई है, नहीं ईमानदारी नहीं, की बात ये। इस भत्ताखोरी नेटवर्क में अभी तक मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं सर, इस तरह की वारदातों में अभी तक एमक्यूएम का नाम किसी भी जगह, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अभी तक सामने नहीं आया। और एमक्यूएम लंदन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। सर एमक्यूएम लंदन को तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, इसलिए कि इस वक्त कोई भी काम होगा ना, तो वो एमक्यूएम लंदन के नाम पे फटेगा, चाहे उसने किया हो या ना किया हो। ये ज्यादती वाली बात है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर वसीउल्लाह लाखू, मक्सी, ये तो सारे एमक्यूएम पर लंदन के नहीं हो सकते ना। ये तो पीपल्स अमन कमेटी के रहे हैं, ये तो पीपल्स पार्टी के लोग रहे हैं, ये तो बलोच हैं। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं सर। मैं आपको आपकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकता, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं नाजरीन की तवज्जो के लिए बता रहा हूं। 9-0 पे जो छीनने छिनाने की वारदातें होती थी, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें होती थी, वो यहां से बलोच लड़के जाके करते थे। बलोच लड़कों को असाइनमेंट थी, और यहां से महाजर लड़कों को असाइनमेंट थी कि आप जाकर के बलोच इलाकों में जाकर के वारदातें करें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, तो अगर लोगों को देखना है तो इन वारदातों में देखें। जिस तरह से जहां महाजिर डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां गैर महाजिरों को छूट दी जाती थी, और ये उस दौर में होता था जब एमक्यूएम का नाम का तूती बोलता था। तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं एमक्यूएम ही गैर महाजर लोगों को हायर करती है अपने भत्ताखोरी के लिए, ताकि उस पर इल्जाम ना आए, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि एमक्यूएम गैर महाजिर लोगों को असाइन करके, उनकी टोलियां बना करके ये सारे रैकेट चलाया करती थी माजी में। इस बात के शवाहिद इदारों के पास भी मौजूद है, और यहाँ का बच्चा बच्चा, बल्कि जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट इस बात को जानता है। आज चला अभी तक आज जी, के वाकयात में वो मुलव्वस हैं। मेरी नॉलेज में सर अभी तक एमक्यूएम का नाम तो नहीं है, वरना मैं वो पहला आदमी हूं जो उनके खिलाफ मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम ये यहाँ तक तो पहुंच गए कि भत्ताखोरी कौन कर रहा है और ये ग्रुप कौन लीड कर रहा है। ये बताएं, ये जो सुन्नी तहरीक वाले सरवत एजाज कादरी साहब का क्या रौला है? वो भी सुना है सर उनके भी कुछ मैंने लोग, उनके भी कुछ लोग भत्ताखोरी में
पकड़े गए हैं, रेड शेड हुआ है। जी जी बिल्कुल, रेड हुआ है, बड़ा जबरदस्त रेड हुआ है। उस रेड में इनके लोगों को उठाया भी गया है, उनके कनेक्शंस तक लियारी गैंगवार पीपल्स अमन कमेटी से निकाल लिए गए हैं। लेकिन ये मतलब मैं कहता हूं ना, बहुत देर की मेहरमा आते आते, ये तो बहुत पुरानी इत्तला है। मैं सुन्नी तहरीक के कायद तहरीक का इंटरव्यू करने आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले मेरा ख्याल गया था, जब मैंने चौधरी असलम को इंटरव्यू किया था। उस वक्त मैं गया था सुन्नी तहरीक के हेडक्वार्टर, और जिस वक्त मैं वहां से बाहर निकला था तो मेरी नॉलेज में इस तरह की 3-4 वारदातें तो जाती हैसियत में थी। लेकिन तो आप जिन मुझे जिन जिन, जिन, जिन भत्ताखोरी में जो सुन्नी तहरीक के सरवत कादरी साहब के घर से लोग पकड़े गए हैं, वो उनको डिसोन कर रहे हैं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लॉजिकल है, कोई भी होगा, मतलब अगर मेरे घर से भी कोई निकलेगा तो मैं डिसोन ही करूंगा। कॉमन सेंस की बात तो यही है। वो इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उनको ओन करके अपनी गर्दन में फंदा लगवा लें। लेकिन ये सुन्नी तहरीक का नाम इन सब वारदातों के लिए मेरे हिसाब से नया नहीं है, बल्कि टारगेट किलिंग के भी वाकयात में उस जमाने में सुन्नी तहरीक के लड़के मुलव्विस थे, जिनको उठाया भी गया था एक जमाने में। काम उसके बाद फिर वो वाकया वहीं खत्म हो गया, दफन हो गया। कराची में सुन्नी तहरीक भी एमक्यूएम की तर्ज पे भत्ते लेती है, इलाके बांटती है, सारा कुछ करती रही है। सर करती रही है, बिल्कुल बिल्कुल करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि दो एक नाम तो मैं दीदा और दानिस्ता नहीं ले रहा हूं, नहीं, सुन्नी तहरीक के हवाले से, यस आप ऐसा है। दीदा और दानिस्ता ना करें, सादगी में ले लें। नहीं, उसकी कोई खास वजह है, इसलिए कंफर्मेशन अभी आनी बाकी है। जब कंफर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही बैठ करके उनके नाम भी लूंगा। लेकिन इस देखिए, बारे में मैं बिल्कुल वसूख कर सकता हूँ। लेकिन अब जब ये बात सामने आ गई है कि ये जो लोग भत्ताखोरी कर रहे हैं, एक तो ये बलोच हैं, दूसरा इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और तीसरा इनका नेटवर्क कुछ ईरान में है, कुछ कराची में है। क्या सिंध हुकूमत ने कोई कार्रवाई शुरू की है? जी हाँ सर, वो आई वॉश के लिए सिंध हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है ना। ताजिरों को बुलाया है, बुला करके उनको चाय बिस्किट खिलाया है, उनके जो है वो गम सुने हैं। ताजिरों ने मासूमियत में आकर के वो नंबर्स तक उनके हवाले किए हैं कि जैसे मुराद अली शाह जाती तौर पे जा करके और उनको पकड़ करके लाके इनके हवाले कर देंगे। ये सब रस्मी तौर पे कार्रवाइयां तो हुई हैं। पुलिस को भी बज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जी इनके मामलात को देखें। लेकिन सर जब हम सिंध हुकूमत के रवैये पर, सिंध हुकूमत की सफाकियों पर माजी में अगर नजर डालें तो यही सिंध हुकूमत थी, यही विफाकी हुकूमत और इदारे थे कि जो कराची में 100-100 लाशें एक दिन में गिरती थी और किसी के कान पे जू नहीं रेंगती थी। तो वो सिंध हुकूमत जिसको लोगों के मरने से फर्क नहीं पड़ता, वो भत्ते की वारदातों पे क्यों बिलावजह जुज्बुज होकर के और अपने सुकून और आराम को मुखल करेगी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो आप, लेकिन रेंजर्स क्या कर रही है? ये भत्ता लिया जा रहा है तो रेंजर्स क्या कर रही है? वो मिठाइयां बांट रही है कराची में? हाँ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है सर। रेंजर्स के बहुत सारे काम है, जो जिन कामों में रेंजर्स बिजी है इस वक्त। वो कौन से हैं, जरा वो बता दें आप मुझे। चले, भत्ता ले रही है, रेंजर्स कराची में मौजूद है, रेंजर्स कोई एक्शन नहीं ले रही। चले जी, सिंध हुकूमत तो मुलव्वस है, अरे रेंजर्स भी जमाने में मैं आपको बताता हूँ, रेंजर्स भी भत्ते में मुलव्वस है। नहीं नहीं, ये तो बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं ये बात कर सकूं, और इसके लिए अगर कोई बात भी करेगा तो उसके लिए सबूत और शवाहिद देने पड़ेंगे उसको। ये अपने कद से बड़ी छलांग है। सर बात ये है, मैंने एक जमाने में, मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैंने एक जमाने में हाई प्रोफाइल शख्सियात से मुलाकात करके रेंजर्स की, और ये मशवरा दिया था उनको, या दरखास्त की थी कि कराची में रेंजर्स की मौजूदगी तो है और वो रहेगी, वो खत्म तो नहीं होने सकती। ठीक है, तो कराची में रेंजर्स की मौजूदगी को लीगलाइज कुछ यूं कर लिया जाए कि रेंजर्स के बाकायदा थाने बना करके, और वो जराइम के जो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहे, जो पुलिस जहां पे जिन चीजों को पैसे लेकर के और इधर उधर कर देती है मुलजिमों को, इस तरह की कभी वारदातों में, इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए रेंजर्स के थाने बनाए जाएं, और वहां पे नहीं नहीं, रेंजर्स जो है अभी वो अभी ये काम अभी करें। छोड़े वो तो आप एक आइडियल बात, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची में भत्ते का इस वक्त शोर है। देख हाँ रहे हैं, है। 990 पर रेंजर्स ने कार्रवाई की थी कि पुलिस ने? 90 पे रेंजर्स ने कार्रवाई, रेंजर्स से कार्रवाई करवाई गई थी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। रेंजर्स ने की थी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची में जो भत्ताखोरी हो रही है, इस पर रेंजर्स कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ सर, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें भी समझ में नहीं आ रही। समझ में तो मुझे ये भी नहीं आ रहा कि वो लोग जिनकी गाड़ियों के पीछे कभी पुलिस लगी हुई होती थी, आज उनको
पुलिस गार्ड क्यों मिले हुए हैं, आज उनको वजीर क्यों बनाया हुआ है, आज उनको जो है वो एमक्यूएम का नाम देकर के उनसे हुकूमत क्यों चलवाई जा रही है। इस तरह के तो बहुत सारे सवाल मेरे अपने दिमाग में भी हैं, लेकिन वो निजाम के चलाने वालों से मेरा ख्याल है ये सवाल बनता है कि रेंजर्स क्या कर रही है और कराची में अमन अमान की सूरत हाल में वो क्यों मदाखलत नहीं करते। ये सवाल तो हैं वैसे, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आर्मी चीफ को शिकायत लगाई गई तो आर्मी चीफ ने रेंजर्स को हिदायत नहीं की कि इनके मसले हल करें? सर मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ ने हिदायत की होगी या नहीं, लेकिन अगर इस मामले में मुराद अली शाह साहब जो है वो सर निकाल करके और कूद गए, तो इसका मतलब है कि मुराद अली शाह साहब को इंस्ट्रक्शंस आई होंगी बिलावल साहब की तरफ से या पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तरफ से कि भाई तुम्हें बाईपास करके इधर उधर क्यों जाया जा रहा है। तो जब ही ये सारा मामला जो है वो समेटने के लिए अपने पास नहीं बुला लिया नहीं, गया, वरना अगर वहां से कुछ ऐसा होता तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों की इतनी जरूरत थी कि ये बीच में आ जाते। पर ये भी लोग बड़े हैरान हैं कि ये जो मेमन है, इनमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई कि भत्ताखोरों के खिलाफ खड़े हो जाएं, उनके खिलाफ इंटरव्यू देने लग जाएं। ये कराची का कारोबारी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये कि टीवी पे पहुंच जाएं, ये वजीर आला को नंबर दें, भत्ते की पर्चियां शेयर करें। ये ताकत इन मेमनों में कहाँ से आ गई उर्दू स्पीकिंग में? नहीं सर, ये किसी ने बड़ा हुस्न ज़न बरता है मेमनों के हवाले से। मेमन बड़े ज़हीन लोग भी हैं और बड़े सफाक भी होते हैं। मैं एक अपने स्ट्रगल के दौर में आज से 10 साल पहले नहीं एक नहीं, ऐसे पर मेमन ये नहीं, वो सुलह जो होते हैं मिला था। मुफाहमत पसंद तो होते हैं। 300 रुपए में इंसान को बाकी कीमा बनाया था, 300 रुपए में इंसान का कीमा। तो सर अब आप सोचिए ना, मेमन क्या कुछ कर सकता है। मेमन की क्या बात है, कोई भी कर सकता है सर। जहालत किसी की मिराज थोड़ी है, सफाकी किसी का खासा थोड़ी है, कोई भी कर सकता है। ये पैसा लोगों से बहुत कुछ करा लेता है बॉस, पेट बहुत बुरी चीज है। आप देखिए ना, सूबे में लोग तड़प रहे होते हैं और कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब आपकी नॉलेज में है ना ये बात तो। अच्छा, अब जब ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है, आपका तजर्बा क्या कहता है? भत्ते की पर्चियां रुक जाएंगी या बढ़ जाएंगी? सर थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल इस काम को रोका जाएगा कि भाई क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, मतलब मरवाओगे क्या। थोड़े दिनों के लिए रोक करके और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि ये शावर जिस तरह से तेजी से खोलते हैं ना, फिर इसको दो से जरब देकर के फिर ये सारी कार्रवाई शुरू हो जाएंगी, जो मेरा तजुर्बा और मेरी इंट्यूशन कहती है। आपका अब ये मतलब कराची के है, ताजिर अपनी खैर। मतलब जिसने शिकायत लगाई है उसकी बारी आनी आनी है। ओ यस, ओ यस सर, ओ यस सर, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। मतलब जो आज बढ़ बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो कल अपनी खैर मनाए। जी जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस। यहाँ चौधरार बनने की कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। कराची में, ये कराची सर के ताजर पाकिस्तान क्या में खास तौर पे। वो कराची के ताजर ये कहते नहीं कि पंजाब में तो कोई भत्ताखोरी नहीं है, पंजाब में तो किसी की जरूरत नहीं कि भत्ते कह की रहे हैं ना, पर्ची। अभी भी कह रहे हैं कराची का ताजिर, और क्या करे, ये तक तो कह दिया उसने कि हम वाइंड अप कर देंगे। अब वो क्या करे, अब अपने बच्चों को खड़ा करके जलाने से तो रहा सरेरा। यहाँ तो इतनी हया भी नहीं है। कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया कितना बड़ा है आप देखिए, जाकर के जरा उसकी हालत देखिए और मुर्तजाबाद के स्टेटमेंट देखिए, शर्जील नाम मेमन की बेहयाई पे मबनी मुश्तम उसके बयान देखिए, मुराद अली शाह की बातें सुनिए, बिलावल का जरा आप लहजा जरा मुलायजा कीजिए बॉस। मतलब मैं जिस शहर में रहता हूं ना, वहां हर तरफ इंतकाम ही इंतकाम है। तो इसलिए यहाँ किसी एक बात पे किसी को कोसना, मैं समझता हूँ कि उसके साथ उसको बेल आउट करने वाली कोशिश है। नूरुल आरफीन, आपके ख्याल में वसीउल्लाह लागू ईरान से पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? अगर वसीउल्लाह लाकू का पकड़ा जाने का टाइम आ चुका है पकड़ने वालों के नजदीक, तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा, जैसे एक दिन उजैर बलोच को पकड़ लिया गया था। वगरना ये उजैर बलोच वो है जिसने मेरी प्लेट में सालन डालते हुए 60 आदमियों के कत्ल का मुझसे एतराफ किया था जब मैं इसका इंटरव्यू लेने गया था। कल मैं वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं, और ये पहली दफा नहीं कह रहा। नहीं, पर वो तो बरी हो रहा है सारे मुकदमात में। हाँ वो बिल्कुल बरी होता रहेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, वो बरी होता रहेगा। एक तरफ से बरी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से वो आप समझें, ही इज एन एसेट। तो वसीउल्लाह लाखू भी एक एसेट है। वसीउल्लाह लाखों भी अभी सर कमा के दे रहे हैं ना, कमाऊ पूत है बॉस। अभी तो किस वो कमा के दे रहे हैं ना, मतलब। किसका कमाऊ पूता है? सर मैं इसी शहर में रहता हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन 99% हूँ, 1% थोड़ा सा कमजोर हूँ। ये नहीं सवाल 1% की जिंदगी में आता है। नहीं, किसको कमा के दे रहा है, समझने वाली बात है। अब आप समझे ना बॉस। नहीं सर यहाँ पे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है बॉस। जब तक ये इंतकाम के साए हम पर लहराते रहेंगे,
ये तो मैं बहुत आगे बढ़ आप ये करके कह बात रहे कर हैं रहा कि हूँ। वो उनका कमाऊ पुत्र है जो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? हाँ, वो इंतकाम ले रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पे मतलब अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, आप तो खुद फहीम आदमी है, दाना आदमी है। आपको पता है यहाँ पे एक आदमी इंटीरियर से उठ करके यहाँ ला करके लगाया जाता है, उसकी एक खास कीमत होती है और उसके बाद उसको कमाने के लिए एक टास्क दिया जाता है कि तूने ये करना है। अब सुनिए, यहाँ पे एसएचओज, वो जो इंटीरियर से ला करके यहाँ रखे गए हैं, वो जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं कराची में, और उनके ऊपर कौन है? डीएसपी। वो डीएसपी उनको एक टके के सहाफी के पास भेजते हैं कि जाओ वहां सेटिंग करो, और वो सहाफी कहां पे कनेक्टेड है? आप समझ रहे होंगे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो सहाफी वहां पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से इंतकाम लिया जा रहा है यहाँ पे, आप समझे ना सर? बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू थैंक यू। यू सर। थैंक यू।